हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताऊंगा एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि एंटी डंपिंग क्या होता है, फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होती है। तो थोड़ा सा वीडियो आप स्किप मत करिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि होता क्या, इसमें नियम कानून क्या है। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा समझ जाते हैं तो उनको लगता है हमने पूरा पढ़ लिया। तो आपको मीनिंग के साथ-साथ इसके अंदर दिए गए प्रोविजंस और नियम कानून भी पढ़ाए जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एंटी डंपिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एंटी डंपिंग के बारे में। ठीक है। आज एंटी डंपिंग के बारे में चर्चा होगी। तो एंटी डंपिंग क्या है? देखते हैं। बच्चों, एंटी डंपिंग का मतलब डंपिंग पर लगाया गया टैक्स। एंटी डंपिंग का मतलब जो ड्यूटीज होती है। एंटी डंपिंग का मतलब होता है ड्यूटी इम्पोज्ड। एक मिनट बेटा। ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन डंपिंग। डंपिंग पर कोई भी अगर टैक्स आप लगाते हैं तो उसे एंटी डंपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एंटी डंपिंग कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि सर ये होता क्या है? ड्यूटी मतलब टैक्स, अगर आप डंपिंग पर कोई भी टैक्स लगाते हैं, किसी भी देश की सरकार अगर डंपिंग पर टैक्स लगाती है तो उसे एंटी डंपिंग कहा जाता है। बट ये डंपिंग क्या है, इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चों, आज हम इसे जानेंगे कि डंपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम डंपिंग जानेंगे। क्या जानेंगे? डंपिंग। चलिए, डंपिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के भीतर अपने जो प्रोडक्ट बना रही है बहुत सस्ते में बेच रही है, मतलब जिससे उस देश के अंदर जहां पे वो बेच रही है उस देश के भीतर जो मतलब इंपोर्टिंग कंट्री है, उसको जो है उसकी इंडस्ट्रीज को पूरा नुकसान होगा। उसकी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट लॉस हो जाएंगे, प्रोडक्ट को लॉस होगा, उस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, उस इंडस्ट्रीज के साथ साथ लोगों की रोजगार चली जाएगी। इसे डंपिंग कहते हैं। तो आइए डंपिंग को समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए चाइना है और इंडिया है। चाइना ने इंडिया में अपना जो मैं मानता हूं डिजिटल बोर्ड ही ले लेते हैं। चाइना ने इंडिया में डिजिटल बोर्ड, अपना जो चाइना है उसने इंडिया में डिजिटल बोर्ड बहुत लो प्राइस पर बेचे। मतलब बहुत लो प्राइस पर बेचे। अगर चाइना में इसका मूल्य 1 लाख है तो उसने इंडिया में मैं मानता हूं 50,000 में बेचे। कितने में बेचे बेटा? 50,000 में। इससे क्या होगा, जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी, जो डिजिटल बोर्ड का काम कर रही होंगी, जो डिजिटल बोर्ड बना रही होंगी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी बच्चों, वो क्या करेंगी? उनको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। अब सुनिए, चाइना अपने डिजिटल बोर्ड को इंडिया में 50,000 में बेच रहा है, जबकि चाइना अपने देश के भीतर 1 लाख में बेचता है। कहने का मतलब क्या है? चाइना हमारे इंडिया में अपने प्रोडक्ट को डंप कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? इसी को डंपिंग कहते हैं। मतलब इतना ज्यादा दे दे रहा है कि जिससे हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं उनका नुकसान होगा। इस पर चाइना का कब्जा होगा हमारे मार्केट पर। हमारे मार्केट में जो भी चीजें हमारे लोकल इंडस्ट्रीज की बिक रही वो नहीं बिकेंगी, चाइना का टोटल प्रोडक्ट बिकेगा। आपको लग गया कि सर अगर कोई देश अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को सस्ते में किसी दूसरे देश के यहां बेचता है जो कि उसकी वैल्यू नहीं थी, उससे भी कम में वो बेच रहा है, तो इसे डंपिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? डंपिंग। ये प्रक्रिया जानबूझकर की जाती है। अगर दूसरी भाषा में बोले, यदि कोई देश जानबूझ करके किसी दूसरे देश के भीतर अपने प्रोडक्ट या गुड्स को लो कॉस्ट में या नॉर्मल वैल्यू जो कि अपने यहां बेच रहा था उससे भी सस्ते में दूसरे देश में जानबूझकर बेचता है, तो उसे कहते हैं डंपिंग। क्या कहते हैं? डंपिंग। अब अगर जब इसको नुकसान होगा, इस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, तो ये बेटा गवर्नमेंट से बोलेंगी। किससे बोलेंगी? अपने देश के गवर्नमेंट से कि साहब हमारे देश में डंपिंग हो रहा, हमको नुकसान हो रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, इंडस्ट्रियां टूट जाएंगी। तो साहब क्या करेंगे? एक जांच कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद बेटा फिर इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वाकई में डंपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अभी बताऊंगा कि इनको कि ऐसा क्यों करना पड़ता। तो बेटा अगर इनको पता लग गया कि अपने देश के भीतर डंपिंग हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ये इस पर टैक्स लगा देंगे, डंपिंग पर टैक्स लगा देंगे। जब डंपिंग पर टैक्स लगा देंगे, इसी को हम एंटी डंपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं?
एंटी डंपिंग। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा था 1 लाख रुपए में चाइना इंडिया में जो डिजिटल बोर्ड बनाता है वो 50,000 में इंडिया में बेच रहा है। इस पर हमारी सरकार टैक्स लगा देती, मैं मानता हूं इस पर लगा दी 100% का टैक्स, इस पर लगा दी 100% का टैक्स, या इस पर इतना टैक्स लगा दी, या इस पर इतना टैक्स लगा दी, जिससे अब इसका जो रेट है वह इंडिया में 1.5 लाख रुपया हो गया। सरकार ने टैक्स लगा करके इस रेट को 1.5 लाख में कर दिया। अपने देश के जो डिजिटल बोर्ड बेच रहे थे लोग, उनका भी रेट लगभग 1.5 लाख 1,20,000 है। अब हमारे देश के लोगों के पास ऑप्शन है, चाहे वो इनको खरीदे चाहे इनको खरीदे। तो मतलब कुल मिलाकर के जब हमारे देश में कोई भी देश जानबूझ करके अपने प्रोडक्ट और गुड्स को लो कॉस्ट पर या नॉर्मल वैल्यू से लो में बेचता है, उसी को डंपिंग कहते हैं। और डंपिंग पर लगाए गए टैक्स को हम एंटी डंपिंग कहते हैं। क्लियर हो चुका है? अब आप आगे पढ़िए इसमें। तो एक बार देख लेते हैं, यदि कोई देश हमारे देश में जानबूझ करके अपने गुड्स और प्रोडक्ट को अपने कॉस्ट से भी कम में बेच रहा है, तो बेटा उसको डंपिंग कहते हैं। और हमारे इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, इससे हमारे मार्केट पे उसका कब्जा होगा, जिससे हमारे यहाँ जॉब चली जाएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा, जिससे देशों में रिसोर्सेज बर्बाद हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, फिर हमारी गवर्नमेंट जांच कराएगी। अगर जांच में पता चलता है कि वाकई में ये लोग डंपिंग कर रहे हैं, तो बेटा फिर क्या होगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी। जो माल बाहर से आ रहा, रोकेगी नहीं कि तुम माल मत बेचो, नहीं रोक सकती, क्योंकि WTO का रूल है कि आप रोक नहीं सकते। उस पर टैक्स लगा दीजिए, फिर क्या होगा, वो डंपिंग एंटी डंपिंग में हो जाएगा। एंटी मतलब डंपिंग को रोकने के लिए उठाया गया कदम, एंटी कर दिया गया, रोक दिया गया, मतलब उस पर हमने डंप करने की प्रक्रिया को रोक दिया। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं और आपको अपनी PDF से बताते हैं, ठीक है? चलिए, आ गया एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग क्या होता है देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा पेन ओपन हो जाए, दिखाते हैं आपको। एंटी डंपिंग आप देखिए, तब तक पढ़ते रहिए, पूरा फॉन्ट आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एंटी डंपिंग का मतलब होता है, एंटी डंपिंग का मतलब होता है, पेन का कलर चेंज कर दें। एंटी डंपिंग का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया जा रहा, ड्यूटी लगाई जा रही है, टैक्स लिस्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, मतलब बचाने के लिए किसको, अपने डोमेस्टिक, अपने मतलब डोमेस्टिक प्रोसेस ऑफ, एक मिनट पूरा पढ़ देते हैं इसको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए, इसको हम पूरा पढ़ देते हैं, हम पूरा मीनिंग पढ़े नहीं, हम लगे आंसर बताने। देखिए होता क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी is a protectionist policy adopted by the domestic government to protect their domestic producers from the international competition। कहने का मतलब क्या है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक संरक्षण नीति होता है जो अडॉप्ट किया जाता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए। समझ में आई बात? कहने का मतलब आपको फिर से बताएं कि हमारे देश में गवर्नमेंट डंपिंग पर जो ड्यूटी लगाती है वो अपने लोकल इंडस्ट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं या लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाने के लिए लगाती है। फिर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों, अंडर दिस पॉलिसी डोमेस्टिक गवर्नमेंट लेवी टैरिफ ऑन इंपोर्ट दैट आर बीन प्राइस्ड बिफोर फेयर मार्केट। कहने का मतलब क्या है, इस पॉलिसी के अंदर डंपिंग मतलब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, जो है इंपोर्ट पर जो भी माल बाहर से मंगाए जा रहे हैं सस्ते दाम पर, उन पर टैरिफ लगा देगी। क्या होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर लेवीड ऑन दोज प्रोडक्ट विच आर बिलीव टू बी हार्मफुल फॉर द लोकल इंडस्ट्री और लोकल इकोनॉमी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज तभी लगाई जाएगी जब यह विश्वास कर लिया गया है कि जो माल बाहर से आ रहा है वो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज या हमारी इकोनॉमी को नुकसानदेह है या सस्ते में बेच करके मार्केट तोड़ा जा रहा है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से, नोट कर लीजिए। मैं साइड में खड़ा हो गया, ठीक है? अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा बेटा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, अभी 4-6 दिन लगेगा, क्योंकि देखिए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना आसान होता मेरे लिए, इस पर पढ़ाना मुझे थोड़ा सा भी टेक्निकल लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटीज एक्ट एज अ शील्ड, मतलब एक प्रकार का ये ढाल का काम करता है हमारे डोमेस्टिक जॉब के लिए, हमारे घरेलू नौकरी के लिए। मतलब अगर विदेशी हमारे यहाँ सस्ता माल बेचेंगे तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री डूब जाएंगी, जिससे हमारे रोजगार चले जाएंगे। तो एक प्रकार से हमारे घरेलू जॉब, हमारी नौकरियों को ये बचाता है। और इसके साथ साथ क्या होता बेटा,
और हमारे प्रोड्यूसर को बचाता, जो घरेलू प्रोड्यूसर हमारे देश के अंदर जो उत्पादक करता है प्रोड्यूसर्स, उनको बचाता है। और फिर एक प्रकार से ये हमें ये हमें बचाता विदेशी कंपटीशन से। मतलब अगर कोई विदेश की जो कंपनी सस्ते माल बेच रही है, उससे हमें बचाता है। जो हमारी गवर्नमेंट डंपिंग पर टैक्स लेती है, एंटी डंपिंग हमको इन सब चीजों से बचाता है। इसके बाद क्या कह रहा है, ये लॉन्ग रन में काम करता है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें मेन मेन बात देखते हैं। ठीक है, बाकी का आप नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा ना। एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग इज अ मेजर, बेटा ये मेजर वो वाला नहीं है, MEASURE, मेजर है। मतलब एंटी डंपिंग एक उपाय है जो रेक्टिफाई करता है किसी सिचुएशन को, इससे जो एराइज हो रही है डंपिंग से। मतलब जो एंटी डंपिंग है, डंपिंग की वजह से जो भी स्थितियां हमारे यहाँ खराब हो रही हैं, उसको सही करने का एक उपाय है। एंटी डंपिंग हमारे देश में डंपिंग को सही करने का एक उपाय है, उससे बुरी स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं उनसे बचाने का एक उपाय है। फिर क्या कह रहा है, हमारे यहाँ जो ऐसे गुड्स बेचे जा रहे हैं जो ट्रेड के लिए नुकसानदेह हैं, जो बुरा असर डालते हैं, एंटी डंपिंग हमको उसका, एंटी डंपिंग का उद्देश्य उससे हमें बचाना। समझ में आई बात। एंटी डंपिंग कुल मिलाकर के हमारे देश में जो भी ऐसे गुड्स और सर्विसेज बेचे जा रहे हैं उनको हमसे बचाता है, मतलब सॉरी, उन्हें उनसे हमको बचाता है। ठीक है, चलिए, आदत नहीं है ना अभी इस पे वो करने की, अब क्लास में होता तो बच्चे समझते हैं, अब यहाँ पर फ्लो लेना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपको एक बात बता दें बेटा, कोई भी देश एंटी डंपिंग तभी लगा सकता है जब WTO के एग्रीमेंट को वो फॉलो करेगा। बिना WTO के एग्रीमेंट को फॉलो किए आप एंटी डंपिंग नहीं लगा सकते। जैसे आपको पता है कि चाइना आपके देश में माल सस्ते में बेच रहा है, लेकिन वो उसकी वजह से अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान नहीं हो रहा है, ना जॉब में कोई नुकसान हो रहा है, तो फिर आप एंटी डंपिंग नहीं लगा सकते। तो जब भी आप एंटी डंपिंग लगाएंगे तो WTO के नियम कानून को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एंटी डंपिंग को लेकर के WTO ने कई प्रकार के नियम कानून बनाए हैं, एग्रीमेंट बनाए हैं, जिसे हर देश को फॉलो करना पड़ता। प्रेजेंट में WTO में 164 मेंबर है, सबको उसके रूल को मानना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं इसमें, तो प्रिंसिपल ऑफ WTO देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ WTO, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज के सिद्धांत को देखते हैं। सारा लिख रहा है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट। कहने का मतलब क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है संरक्षणवादी। मतलब जो ये प्रिंसिपल है वो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने का काम करता है, इसलिए प्रोटेक्शनिस्ट बोला गया है। दूसरा कह रहा है एंटी डंपिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। एंटी डंपिंग कुछ नहीं है, एक प्रकार से ट्रेड एंड टैरिफ है, मतलब टैक्स वगैरह है। इसके बाद कह रहा है एंटी डंपिंग प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, मार्केट, जॉब एटसेट्रा। एंटी डंपिंग हमारे लोकल इंडस्ट्रीज और मार्केट या जॉब को बचाती है। इसके साथ साथ इट इज अ टूल अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंटी डंपिंग लगाने का जो पावर है वो हमारे देश में सिर्फ गवर्नमेंट को है। किसके पास है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को है। इसके साथ साथ कह रहा है, इसके साथ साथ देखिए यहां पे देखते हैं, imposed if material loss is caused। कह रहा है imposed if material loss is caused। मतलब एंटी डंपिंग हमारे देश में सरकार तभी लगा सकती है जब उसको लगाना जरूरी समझा जाएगा कि इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। अगर इंडस्ट्रीज को नुकसान नहीं हो रहा तब एंटी डंपिंग नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए उसको कहते हैं मटेरियल इंपोज, मतलब मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉस मतलब किसी सामग्री का नुकसान नहीं, मतलब लगाना उचित है इसीलिए लगाया जाएगा। इसका मतलब दूसरी भाषा में, अगर हमारी लोकल इंडस्ट्रीज में, लोकल इंडस्ट्रियों को डंपिंग से नुकसान हो रहा है, नुकसान को टाला नहीं जा सकता, तो डंपिंग लगाया जाएगा, इसीलिए कहते हैं ये मटेरियल लॉस कर रहा हो इंडस्ट्रीज को। क्या कह रहा है, एंटी डंपिंग विल बी इम्पोज्ड आफ्टर फॉलोइंग प्रोसीजर। एंटी डंपिंग तभी लगाया जा सकता है जब हमारे देश की सरकार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लेगी। समझ में आई बात, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एंटी डंपिंग फॉलो प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही लगाया जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट क्या है। तो बेटा एंटी डंपिंग एग्रीमेंट मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां से आप इसको थोड़ा सा बाद में आगे देखते हैं, ये फालतू बात हमने लिखी हुई थी कहानी टाइप का। मेन एंटी डंपिंग एग्रीमेंट यहां से पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ देखते हैं।
आराम आराम से पीडीएफ स्लाइड करेंगे वरना बैक हो जाएगा। हाँ, यहाँ से है, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट यहाँ से चलता है। देखिए आर्टिकल 6 जो है इसका गैट का, डब्ल्यूटीओ के पहले बेटा गैट चलता था, तो वही जो आर्टिकल है वही डब्ल्यूटीओ में भी चल रहा है, क्योंकि गैट का ही अगला जो अमेंडमेंट हुआ डब्ल्यूटीओ में हुआ। आर्टिकल 6 जो गैट का था 1994 में, उसने बताया स्पेशल रूप से कि जो हमारे देश में एंटी डंपिंग या किसी देश में एंटी डंपिंग कैसे लगाया जा सकता है। तो फिर देखो आर्टिकल 6 ऑफ गेट 1994 ऑन द अदर हैंड explicitly authorize the imposition of specific anti-dumping duties on import from a particular sources in excess of bound rate in case where a dumping causes or threatens injury to a domestic industries or materially restorative establishment of a domestic industries। कहने का मतलब क्या है, एंटी डंपिंग हमारे या किसी भी देश में तभी लगाया जा सकता है जब उसको पता है कि उसके देश में दूसरे देश से माल को लाया गया है और माल को लाने के साथ साथ उसके देश की लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, उसकी लोकल इंडस्ट्रीज के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, जाके कोई भी देश डब्ल्यूटीओ की जो आर्टिकल 6 है उसमें लिखे गए नियम को फॉलो करते हुए एंटी डंपिंग लगाएगा। अब आता है, आप देख लीजिए इसको, कह रहा कि द एग्रीमेंट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ गेट 1994 इज कॉमनली नोन एज द एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। मतलब जो एग्रीमेंट बनाया गया आर्टिकल 6 में, गैट के आर्टिकल 6 में, किसके लिए, एंटी डंपिंग के लिए, उसको हम एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है यह जो एग्रीमेंट है एंटी डंपिंग का जो डब्ल्यूटीओ बना, इसके जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि हमारे हर देश, हमारी सरकार जो मेंबर है, हमारी सरकार जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, वो एंटी डंपिंग को लगाने के पहले, एंटी डंपिंग ड्यूटीज मतलब डंपिंग ड्यूटीज लगाने के पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे, तब जाकर के डंपिंग ड्यूटीज लगाए। तो कहने का मतलब आपने देख लिया कि भाई आर्टिकल 6 1994 डब्ल्यूटीओ का कहता है, सॉरी गैट का कहता है कि अगर कोई सरकार अपने देश में डंपिंग पर ड्यूटी लगाने जा रही है, उसके पहले वो जांच जरूर करे, इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे, जाकर के एंटी डंपिंग लगाए। समझ में आई बात? सर अगर बिना जांच किए हम लगा दें, क्वेश्चन आता है सर बिना इन्वेस्टिगेशन के अगर हम डंपिंग पर ड्यूटी लगा दें तो क्या होगा? बेटा इससे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ जाएगा, डब्ल्यूटीओ में मिलने वाले कई बेनिफिट हमको नहीं मिलेंगे, इसके साथ साथ डब्ल्यूटीओ जो हमें ट्रेड की फैसिलिटी देता वो नहीं देगा। सर ऐसा क्यों? बेटा मान लीजिए चाइना ने हमारे देश में जो डिजिटल बोर्ड बेचा था वो जानबूझ करके बेचा था, बट वो हमारे देश में डंप करने पर भी लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान नहीं हो रहा था, और फिर भी हमने डंपिंग पर ड्यूटी लगा दी। तो बेटा फिर क्या होगा जानते हो? डब्ल्यूटीओ को अगर ये बात पता चल गई या ये बात चाइना को पता चल गई तो वो चिल्लाएगा डब्ल्यूटीओ में, जिससे क्या होगा, डब्ल्यूटीओ में मिलने वाले बेनिफिट हमको नहीं मिलेंगे। तो डब्ल्यूटीओ कहता प्रॉपर जांच करिए, इंस्पेक्शन करिए, डॉक्यूमेंट बनाइए, तब जाके आप देखिए कि आपके लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है कि नहीं, तब आप ड्यूटी लगाइए, वरना मत लगाइए। समझ में आ रही बात? ये सारी की सारी बात बेटा आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है, इसके गैट के आर्टिकल 6 में। सर गैट कहां, अब तो डब्ल्यूटीओ चलता, हाँ बेटा वो उसी में लिख दिया गया, लेकिन फॉलो वही करते हैं। चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग के फीचर्स क्या हैं, मतलब जो है लक्षण क्या, विशेषताएं क्या हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ आर ऑटोमेटिकली मेंबर्स ऑफ द एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। देखो सबसे पहला फीचर, जितने भी मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ में 164 मेंबर हैं, वो सारे के सारे उनके ऊपर ऑटोमेटिकली एंटी डंपिंग एग्रीमेंट लागू होगा। फिर द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट ऑल द मेंबर्स कैन apply for anti-dumping remedies in their countries. It is proved that the foreign goods are being dumped in that country and that is causing a material loss to the domestic country. मतलब इस एग्रीमेंट, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के अनुसार सारे मेंबर जो डब्ल्यूटीओ के हैं वह एंटी डंपिंग लगा सकते हैं
यदि वह प्रूफ हो चुका है कि उनके देश में दूसरे देश के द्वारा जो माल डंप किया गया है उससे उनके इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर आता है टीचर्स का तीसरा पॉइंट, anti-dumping agreement also ensures that the countries cannot apply anti-dumping tariff arbitrarily। मतलब एंटी डंपिंग एग्रीमेंट में यह भी बात सुनिश्चित की गई है कि कोई भी देश जानबूझ करके एंटी डंपिंग नहीं लगाएगा। अगला, बिफोर इंपोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज कंट्री मस्ट कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। बताया था मैंने ना कि अपने देश में अगर आप किसी भी डंपिंग पे एंटी डंपिंग लगाने जा रहे हैं तो आप पहले जांच कराइएगा। उसके बाद इफ मटेरियल इंजरी डज नॉट अराइज देन एंटी डंपिंग विल नॉट बी इम्पोज्ड। अगर आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कोई भी मटेरियल इंजरी नहीं हुआ, मतलब किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप एंटी डंपिंग नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लूं, हो सकता है पीडीएफ बैक हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसकी है, ये रीड नहीं करता सही से, बैक कर देता है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एंटी डंपिंग क्या है, एंटी डंपिंग को लेकर के डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट क्या है, एंटी डंपिंग में उसके बाद प्रिंसिपल फीचर्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी बातें आपकी हो चुकी हैं। अब आइए देखते हैं हमारे देश में ऐसी कौन सी संस्थान है जो इंडिया में एंटी डंपिंग लगाती हैं। इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट एंड प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज इन इंडिया। इंडिया में क्या प्रक्रिया है एंटी डंपिंग लगाने का, ये बताइए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताते हैं एंटी डंपिंग में। हमारे देश में सबसे मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मेन अथॉरिटी होती है, आपको दिख रहा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक होता मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक होता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पढ़ते हैं, फिर फाइनेंस का पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, हेडेड बाय अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज हेडेड बाय अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आता है उसके अंदर डायरेक्टर जनरल। सर ये क्या करेगा, डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, ऊपर करें थोड़ा बेटा। डायरेक्टर जनरल क्या करता है, जांच कराता है। सुनिए, डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, जांच करेगा। डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, जांच करेगा डंपिंग को लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस अथॉरिटी के अंदर ये आते हैं, इसके अंदर ये आते हैं और ये जांच कराएंगे जिस इंडस्ट्रीज के नुकसान हो रहे हैं डंपिंग की वजह से। फिर ये रिकमेंडेशन करेंगे जांच करने के बाद। किससे रिकमेंडेशन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक डिपार्टमेंट आता है रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसको बताएंगे कि सर हमारे देश में डंपिंग हो रहा है और हम चाहते हैं उस पर टैक्स लगाया जाए, तो फाइनली जो ड्यूटी लगानी है ये लोग ले भी कर देंगे। तो सिंपल समझे, अपने देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में दो प्रकार की जो इंडस्ट्रीज, दो प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, मतलब मिनिस्ट्री हैं। ये मिनिस्ट्री के अंदर में ये लोग आते हैं और ये जांच करेंगे, ये इनको बताएंगे और ये लोग ड्यूटी लगा देंगे। समझ में आएगा, एंटी डंपिंग पर ड्यूटी लगा देंगे। चलिए अब कह रहा है कि हमारे देश में बताइए प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन करने का एंटी डंपिंग को लेकर के। मतलब प्रोसीजर बताइए, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर एंटी डंपिंग इन इंडिया। आपको बताया अगर आप एंटी डंपिंग लगाने जा रहे हैं आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। आप मतलब डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो आपका डिपार्टमेंट है, मैंने अभी बताया दो साइड लेकर के। आप अगर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, डायरेक्टर जनरल साहब अगर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे डंपिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। जिस इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा होगा वो लोग एप्लीकेशन देंगे डायरेक्टर जनरल को, मतलब डायरेक्टर साहब को कॉमर्स के, कि सर हमारा नुकसान हो रहा है। फिर डायरेक्टर साहब क्या करेंगे, पब्लिक नोटिस देंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, जांच करने जा रहे हैं। फिर क्या होगा, चलते चलिए, अब ये समझ में आ जाएगा, आप देख लीजिए खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। पहले इंडस्ट्रीज डायरेक्टर को एप्लीकेशन देंगी कि साहब हमारे यहाँ डंपिंग हो रही है, और फिर वो अनाउंस करेंगे कि हम जांच करने जा रहे हैं। फिर क्या होगा,
इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी, वो सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे उन यूनिवर्सिटीज से जिसके लिए वो जांच करने जा रहे हैं, और वो जांच की सारी बातें उस पार्टी से लेंगे जिनको नुकसान हो रहा है। इनिशियल फाइंडिंग, फिर क्या करेंगे, शुरुआत में वो पता लगाएंगे कि नुकसान कहां कहां हो रहा है और उसका प्राइमरली रूप से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर क्या होगा, ये इन्वेस्टिगेशन लगभग 60 से 70 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जब पता चल जाएगा डायरेक्टर साहब को कि हमारे देश में डंपिंग चल रही है, तो प्रोविजनल ड्यूटी लगा देंगे। प्रोविजनल ड्यूटी का मतलब होता है एक ऐसी ड्यूटी लगा देंगे जो कुछ समय के लिए ही लगेगी, जैसे 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 9 महीने। मतलब जब हमारे डायरेक्टर साहब को पता चल गया जांच में कि वाकई में देश में डंपिंग हो रहा है, तो उस पर वो 6 महीने या 9 महीने के लिए ड्यूटी लगवा सकते हैं। फिर जब उनको कंटिन्यू पता चल गया, सारी बात पता चल गई, तो फिर क्या होगा, वो ड्यूटी हमेशा के लिए लगाई जा सकती है। समझ में आई बात? चलिए, फिर क्या होगा, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी डायरेक्टर साहब को मिली हुई है जांच के दौरान, वो सारी की सारी जानकारी इन्हें बतानी पड़ेगी अपने रिपोर्ट में कि हमने जांच कहां की कहां पर। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद निर्णय लिया जाएगा कि ड्यूटी कितनी लगानी है कितनी नहीं लगानी है। तो चलिए एक बार इसको बताते हैं फिर से। देखिए, जगह खाली है, हाँ यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की। दूसरा, डायरेक्टर साहब कमेंसमेंट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, कमेंसमेंट करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, फिर इन्वेस्टिगेशन में ये क्या करेंगे, इनिशियल फाइंडिंग, कि पहले से ये पता करेंगे, पहले पता करेंगे कि कहां पर जांच लगानी है और जांच कहां पर करनी है कि कहां पर नुकसान हो रहा। फिर प्रोविजनल ड्यूटी लगा दी जाएगी, जांच के बाद पता चल गया कि हाँ यहां पर, तो कुछ देर के लिए टैक्स लगा दिया जाएगा एंटी के रूप में। फिर जांच की जानकारी ये अपने ऊपर डिपार्टमेंट को देंगे, फिर डिपार्टमेंट निर्णय लेगा कि हमें ड्यूटी को कैसे आगे लगाना है या नहीं लगाना है। अब समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो ये होता है, आप इसके अंदर पढ़ते चलिएगा, बहुत इजी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है। बच्चों देखिए, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, वो अपने देश में जब एंटी डंपिंग लगाती है, क्या लगाती है, एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग लगाने के पहले वो दो तरीके के प्राइस को निकालना चाहती है, एक नॉर्मल वैल्यू को और दूसरा एक्सपोर्ट प्राइस को। सर ये क्यों निकाला जाता है? मान लीजिए चाइना का मैंने एग्जांपल लिया था, चाइना जो हमारे देश में डिजिटल बोर्ड बेच रहा है 50,000 रुपए में, तो हमारी गवर्नमेंट देखना चाहती है कि चाइना के देश में इस प्रोडक्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या है, या चाइना इसे दूसरे देश में कितने में बेचता है। तब जाके गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें एंटी डंपिंग कैसे लगानी है। तो सबसे पहले किसी भी एंटी डंपिंग को लगाने के पहले किसी भी प्रोडक्ट पे हम दूसरे देश के अंदर जिस नॉर्मल वैल्यू पे वो बेच रहा होगा और उसकी एक्सपोर्ट प्राइस क्या है उसको पता करेंगे। फिर जाकर के हम सही रेट तय कर पाएंगे अपने देश में, ड्यूटी लगा करके हमारा ड्यूटी लगा के इनका इतना रेट। जैसे चाइना अपने देश में 1 लाख में बेचता था, तो नॉर्मल वैल्यू उसकी 1 लाख मानी जाएगी, उस हिसाब से हमारे देश में टैक्स लगा दिया जाएगा, ताकि 50,000 का माल 1 लाख 10 यहाँ भी बेचे। समझ में आई बात? ये होता है। अब इसको पढ़ते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो नॉर्मल वैल्यू को जानते हैं। देखिए, नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मींस नॉर्मल प्राइस ऑफ गुड्स ऑन विच द गुड्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द कंट्री, सॉरी एक्सपोर्टर कंट्री, फ्रॉम द फॉलोइंग बेस द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वैल्यू विल बी डिटरमिन। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल वैल्यू का मतलब होता है उस प्राइस से जिस पर गुड्स जिस पर गुड्स उस देश में बेचा जा रहा होगा, जो देश हमारे यहाँ डंप कर रहा है, उस देश में माल जिस रेट पे बेचा जा रहा होगा उसी को नॉर्मल वैल्यू कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब जो एक्सपोर्टर कंट्री है उस देश में, उसके देश में माल कितने में बेचा जा रहा है वो नॉर्मल वैल्यू। जैसे चाइना में डिजिटल बोर्ड 1 लाख का बिक रहा है, तो चाइना का क्या था, नॉर्मल वैल्यू था। अब नीचे दिया जा रहा है नॉर्मल वैल्यू कैसे समझा जाता है, तो आइए नॉर्मल वैल्यू को नीचे समझते हैं।
देखिए चार्ट बना हुआ होगा, ठीक है, चार्ट में समझते हैं। नॉर्मल वैल्यू पहले निकालेंगे तब एक्सपोर्ट वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है? इफ गुड्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, अगर चाइना डिजिटल गोल्ड को अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा होगा, तो देखा जाएगा कि क्या जो उसका गुड्स है वो फेयर मार्केट प्राइस पर बेचा जा रहा है या कॉस्ट से कम में बेचा जा रहा है। जैसे चाइना की जो इंडस्ट्री है वो अपने देश में क्या 1 लाख रुपए में डिजिटल बोर्ड बेच रही है, या जितने में बनाई है उससे भी कम में 80,000 या 70,000 में बेच रही है। अगर चाइना जो है अपने लोकल इंडस्ट्री अपने लोकल मार्केट में फेयर मार्केट प्राइस पर कितने में बेच रही है और उसका मतलब वो जो माल बनाई है वो कितने कम में बेच रही है, ऑप्शन देखा जाएगा। क्या क्या देखा जाएगा कि चाइना जो है अपने डोमेस्टिक मार्केट में माल दो तरीके से बेच रहा होगा, या तो वो फेयर मार्केट प्राइस पर बेच रहा होगा या तो सोल्ड बिलो कॉस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। अगर वो फेयर मार्केट में बेच रहा है तो जो फेयर मार्केट होगी वही उसकी नॉर्मल वैल्यू बन जाएगी। अगर वो कॉस्ट से कम में बेच रहा है तो नॉर्मल वैल्यू ले ली जाएगी। कौन सी नॉर्मल वैल्यू? मानी जाएगी वो प्राइस जिस जिसको वो दूसरे देश में बेच रहा है। जैसे चाइना इंडिया में क्या कर रहा है, डंप कर रहा है। चाइना इंडिया में डंप कर रहा है, डंप 50,000 रुपए के रेट से कर रहा है, लेकिन अमेरिका में बेच रहा है 1 लाख रुपए में या 1,10,000 में। कितने में बेच रहा है? 1,10,000 में बेच रहा है बेटा। अमेरिका में बेच रहा है 1,10,000 में, तो हम 1,10,000 रुपया मान लेंगे कि चाइना का जो है नॉर्मल वैल्यू है। समझ में आ रही बात? देखो फिर से समझो। नॉर्मल वैल्यू तीन तरीके से निकाला जाएगा। तीन तरीके से क्या निकाला जाएगा? पहला कि क्या चाइना डोमेस्टिक मार्केट में अपना जो माल बेच रहा है वो फेयर में बेच रहा है या जो है वो कॉस्ट पे बेच रहा है। अगर वो फेयर प्राइस पे बेच रहा है तो उसकी फेयर वैल्यू ही नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी। अगर वो कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा है तो हम देखेंगे कि क्या वो जो थर्ड पार्टी को माल बेच रहा है कितने में बेच रहा है। तो जितने में बेच रहा है, जैसे अमेरिका को भी बेच रहा है वही चीज, तो 1,10,000 ही हमारा नॉर्मल वैल्यू मान लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर वो किसी को नहीं बेच रहा है तो उसने जितने में माल बनाया होगा और जो उसका खर्चा आया होगा वही हमारा नॉर्मल वैल्यू बन जाएगा। समझ में आई बात? आता है अब आता है इफ गुड्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक सॉरी इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचा जा रहा है, अभी तक तो बेच रहा था, अब अगर वो नहीं बेचता है तो हम देखेंगे कि जो नॉर्मल वैल्यू है सेम टाइप के गुड्स की क्या है। जैसे मान लीजिए चाइना में दो एक्सपोर्टर हैं, ए और बी। हम ए हमारे यहां डंप कर रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि वो अपने देश में नहीं बेच रहा है, लेकिन सेम टाइप की चीज बी भी बनाता है, डिजिटल बोर्ड ये भी बनाता है। तो ये कितने का बेच रहा है, इसी की प्राइस को हम इनकी नॉर्मल वैल्यू मान लेंगे। समझ में आई बात? अगर गुड्स को अपने देश में नहीं बेच रहा है तो नॉर्मल वैल्यू वो प्राइस मान ली जाएगी जो सेम टाइप का प्रोडक्ट या गुड्स उसकी डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा रहा होगा। ठीक है। अगर यह भी नहीं हो रहा है तो नॉर्मल वैल्यू में हम उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ले लेंगे, जितने में उसने उस माल को बनाया था वही हम नॉर्मल वैल्यू मान लेंगे। जैसे चाइना ने अपने यहाँ 80,000 बना के तैयार किया तो हम 80,000 अपने देश में नॉर्मल वैल्यू मान के टैक्स लगा देंगे। समझ में आई बात? अब आता है अगला टॉपिक। देखिए, अगर गुड्स को इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ये ऑफ होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू में बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉट द एक्सपोर्टर कंट्री। मान लीजिए चाइना हमारे यहां डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो नेपाल के थ्रू एक्सपोर्ट करवा रहा है। किसके थ्रू एक्सपोर्ट करवा रहा है? तो हमारे देश में नेपाल माल सस्ते में बेच रहा है। माल सस्ते में कौन बेच रहा है? नेपाल। बट ला कहां से रहा है? चाइना में, चाइना से। तो नेपाल के ऊपर हम डंपिंग पे नेपाल अब डंप कर रहा है, माना जाएगा नेपाल कर रहा है, तो नेपाल पर हम एंटी डंपिंग लगाएंगे। बट हमें पता चला कि नेपाल ये माल बनाता ही नहीं है, तो हम वो प्राइस नेपाल में नॉर्मल वैल्यू कहां से लेंगे? जो ये जहां से उठा रहा है, जो प्राइस यहां होगी वही नेपाल की प्राइस मान ली जाएगी। समझ में आई बात?
नॉर्मल वैल्यू में बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन कंट्री ऑफ ओरिजिन नॉट द एक्सपोर्टर कंट्री। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू हमारे यहाँ बिकवा रहा है तो हम थर्ड पार्टी की नॉर्मल वैल्यू नहीं मानेंगे, हम मानेंगे जहां से थर्ड पार्टी माल उठा रही है उसकी जितने में वो बना रहा है बेच रहा है वही हमारी नॉर्मल वैल्यू। तो जैसे चाइना से नेपाल माल मंगाता है, सस्ते में इंडिया में बेच देता है, तो नेपाल में जब अब तो नेपाल हमारा बन गया जो है, नेपाल पे हम एंटी डंपिंग लगाएंगे। बट नेपाल की जब नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उस प्रोडक्ट की तो पता चलेगा कि अगर वो चाइना से ला रहा है तो हम चाइना में जो जितने का वो ला रहा है वही नॉर्मल वैल्यू हमारी बन जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। तीन प्रकार से नॉर्मल वैल्यू निकाला जाएगा। क्या जो एक्सपोर्टर कंट्री वो अपने देश में माल बेच रहा है, क्या वो नहीं बेच रहा है, क्या वो किसी तीसरे के माध्यम से बिकवा रहा है, तो ये तरीका है निकालने का। आई होप कि अब आपको क्लियर आ चुका होगा। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें, आप लोग लिख लें अच्छे से, तो बेटा लिख लीजिएगा। तो बड़ा कैसे होगा? हाँ ठीक, तो अच्छे से लिख लीजिए आप। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं आगे। फिर एक्सपोर्ट प्राइस कैसे निकाली जाएगी? एक्सपोर्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, इफ गुड्स, ठीक है बेटा, एक्सपोर्ट प्राइस निकाले तो नॉर्मल वैल्यू निकल गई एक्सपोर्ट प्राइस। इफ गुड्स आर सोल्ड इन फॉरेन मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है जैसे चाइना इंडिया में डंप कर रहा है, लेकिन चाइना यही चीज अमेरिका में, यही चीज बांग्लादेश में, यही चीज नेपाल में वो कितने बेच रहा है, तो उसका एक्सपोर्ट प्राइस हम काउंट करेंगे अपने देश में ड्यूटी लगाने के लिए। देखिए, एक्सपोर्ट प्राइस क्या होगी? इफ गुड्स आर सोल्ड इन फॉरेन मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अगर चाइना किसी दूसरे देश में माल बेच रहा है जितने में, वही एक्सपोर्ट प्राइस हम अपने यहां एक्सपोर्ट प्राइस मान लेंगे और उस पर चाइना के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे। जैसे चाइना हमारे यहाँ 50,000 बेच रहा है और नेपाल में बेच रहा है 1,20,000 में, बेटा ये एक्सपोर्ट प्राइस हम मान करके अपने देश में ड्यूटी लगा देंगे। तो ये जो 50,000 है, ये 1,20,000, 1,30,000 हमारे यहाँ भी रेट तय हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कि फिर क्या होगा? अगर गुड्स फॉरेन मार्केट में सोल्ड नहीं हो रहा है पर्टिकुलर प्राइस पर, प्राइस पता ही नहीं की जा रही कितने में बेच रहा है कितने में नहीं बेच रहा है, तो बेटा फिर क्या होगा? हम ऐसे प्राइस को लेंगे जो वहां का इंडिपेंडेंट बायर खरीदता है। जैसे मतलब चाइना किसी को बेच नहीं रहा है, बट अगर किसी को बेचे, पता लगाएंगे हम कि कितने में बेचेगा। अगर आपको बेचे तो कितने में बेचेगा, तो वही प्राइस अगला बोलता भाई हमें ये इतने में बेचेगा, तो हम वही प्राइस मान लेंगे। या फिर अगर यह भी नहीं पता चल पाया तो हमारे यहाँ की जो जो उसके यहाँ की अथॉरिटी ने रेट तय कर रखा होगा, क्योंकि हर देश की अथॉरिटी अपना अपना रेट तय करके रखती है पहले से, जो सरकारें होती, तो वो रेट हमारे देश में एक्सपोर्ट प्राइस मान ली जाएगी। समझ में आई बात? तो सर एक्सपोर्ट प्राइस और नॉर्मल वैल्यू क्यों निकाला जाता है? क्योंकि बेटा हमें आसानी हो जाती है उस पर ड्यूटी लगाना, टैक्स लगाने में। तो एंटी डंपिंग लगाने के पहले हम नॉर्मल प्राइस और एक्सपोर्ट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं और तरीका यही होता है। चलिए, अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। चलिए।